आप जितने भी रिलेशन के बारे में मैंने बताया उसको पहले एक बार रिकेप करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य रिलेशन, बताइए। अपने आप से रिलेशन, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? ए आर ए का ए से संबंध, ठीक है, ए का ए से संबंध, या इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? ए जबकि ए बिलोंग्स टू, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है? आ गया समझ में? एग्जाम्पल कहां कहां पास है? इक्वल टू में पास है, अरे बराबर का साइन लगा दें। स्वतुल्य में पैरेलल में पास है, यस। कोई भी अपने आप के पैरेलल होता है, अपने आप के इक्वल होता है। फेल में ग्रेटर देन, लेस देन, यानी बड़ा है छोटा है, पहले सिमिलर में पास है कि हाँ कोई भी चीज अपने आप के सिमिलर होती है, कोई भी चीज अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होती है। आया सर्वांग सम। अब इसके बाद में आइडेंटिटी, अगर इसका क्या कहा था मैंने कि अगर कोई भी सेट दिया जाता है आपके पास तो रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य किसे कहते हैं? अगर सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन है, ए इक्वल टू 1 2 3, तो क्या क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में? रिफ्लेक्सिव में क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में? जल्दी बोलिए, क्या क्या होना चाहिए आर में? अगर आर 1 1 2 2 और 3 3 हो, इसके अलावा दूसरे भी हो सकता है, इतना होना जरूरी है। इसके अलावा 1 3 हो जाए, 2 3 हो जाए, तब भी ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और भी अगर आप 2 3 लिख दें या इसके बाद आपके पास जो भी आप लिखना चाहें, लेकिन 1 1 2 2 और 3 3 का होना जरूरी है। दूसरे इसके साथ आ जाए चलेगा। एकक या आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ क्या होना चाहिए बेटा? 1 1 2 2 3 3, मतलब जो सेट है उसी का डबल पेयर के फॉर्म में वो सभी एलिमेंट्स होना चाहिए। इसके अलावा ये दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन सभी हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। आया समझ में? चले, सिमेट्रिक रिलेशन, मैंने कहा था ए का जो रिलेशन बी के साथ हो वही रिलेशन अगर बी का ए के साथ हो जाए, जबकि ए और बी सेट के एलिमेंट से ए का जो रिलेशन बी के साथ हो वही रिलेशन बी का अगर ए के साथ हो जाए तो इसे हम सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। एंटीसिमेट्रिक, ए का जो रिलेशन बी के साथ हो वही रिलेशन बी का अगर ए के साथ हो जाए, और ए और बी ये वाली जो कंडीशन हमने सम्मित में नहीं बताई, में इसकी जरूरत नहीं है कि ए और बी बराबर हो, लेकिन यहां पर एंटीसिमेट्रिक या असम्मित में अगर ए और बी दोनों बराबर भी हो जाए तो उसे बोलेंगे हम असम्मित संबंध। उसके बाद आया संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में ए का जो रिलेशन बी के साथ हो, बी का वही रिलेशन अगर सी के साथ हो, और ऐसा करने से अगर ए का वही रिलेशन सी के साथ हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है बेटा तो हम इसको क्या बोलेंगे? संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। मेरी बात आ गई? या रिकेप हो गया आपका? अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक पार्शियल या आंशिक संबंध भी होता है, पार्शियल ऑर्डर भी कहते हैं उसको। तो पार्शियल ऑर्डर या आंशिक संबंध क्या होता है?
रिलेशन बोल दीजिए आप लोग, आंशिक। अगर बेटा एक कंडीशन का कुछ पार्ट सभी शर्तों को पूरा करे, मतलब रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को और ट्रांजिटिव एन है बेटा इसके अंदर, ये इसका पार्ट है, ये इसका एक पार्ट है। तो अब पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य हो, वही संबंध अगर सम्मित हो, और वही संबंध अगर संक्रामक हो, ये तीनों कंडीशन को अगर कोई संबंध संतुष्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। कोई भी संबंध अगर वह स्वतुल्य है, वो सम्मित है और वो संक्रामक है। क्या बोला मैंने? जब कोई संबंध स्वतुल्य की कंडीशन को संतुष्ट करता है, सम्मित की कंडीशन को संतुष्ट करता है और वो संक्रामक की कंडीशन को संतुष्ट करता है, तो उस संबंध को हम एक तुल्य संबंध कहेंगे या इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन तीन कंडीशन, स्वतुल्य को, उसके बाद में सम्मित को और संक्रमण के, ये तीनों कंडीशन को या शर्तों को अगर वो संतुष्ट करता है तो उसे हम एक तुल्य संबंध कहेंगे। याद रह जाएगा आपको? याद रह जाएगा? अब एक होता है आंशिक संबंध। आंशिक संबंध का मतलब होता है जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक के कुछ पार्ट को संतुष्ट करे और उस कंडीशन का कुछ पार्ट इस कंडीशन को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करे, तो उसे हम आंशिक संबंध कहेंगे। जैसे थोड़ी सी देर के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके पास कि ये बेटा एक रिलेशन बोलता हूं मैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये आप देखें, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर मैं कोई नंबर लेता हूं आपके पास तो ये स्वतुल्य है, ये आपके पास स्वतुल्य है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप से छोटा तो नहीं होता लेकिन अपने आप के बराबर होता है। ये सम्मित कंडीशन, सम्मित संबंध, कोई दो नंबर लिया, ए लेस देन बी तो बी लेस देन ए तो नहीं होगा, लेकिन ए बराबर बी तो बी बराबर ए भी होगा। अगर मैं संक्रामक संबंध की बात करूं तो ये ए लेस देन बी, बी लेस देन सी तो ए लेस देन सी होगा, ये भी संतुष्ट हो जाती है, लेकिन ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी और तो ए इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो वो जो कंडीशन पूरी तरह से तीनों शर्तों को फुलफिल नहीं करे लेकिन उसका कुछ पार्ट तीनों कंडीशन को संतुष्ट करता है, उसे पार्शियल रिलेशन कहते हैं। याद रह जाएगी बात आपको? याद रह जाएगी बात? बढ़े आगे। अब इससे रिलेटेड इसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के साथ में, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1, माना कि a बराबर 1 2 3, तो a पर परिभाषित विभिन्न संबंधों की संख्या, मैंने बताया था आपको, a पर परिभाषित विभिन्न संबंधों की संख्या मतलब a की समुच्चय दिया है, a बराबर 1 2 3, तो दूसरा b भी क्या हो जाएगा बेटा? वही 1 हो जाएगा, 1 2 3। मैंने आपको बताया था संबंधों की संख्या क्या होती है बेटा? 2 na इंटू nb, लेकिन b जहां a की समुच्चय है तो b भी क्या हो जाएगा? a, तो 2 की पावर na, na मतलब 3, और ये भी na है, ये भी कितना हो जाएगा? 3, 2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास? 9। क्लियर है? क्लियर है? अब देखें, अब आप लोग जल्दी से दूसरा प्रश्न, माना कि x बराबर 1 2 3 4 5 और y बराबर 1 3 5 7 9, निम्न में से कौन सा x से y पर संबंध नहीं है? x से y पर संबंध नहीं है बेटा? R1 बोले 1 1,
1 1, उसके बाद में ऐसा इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं, आगे वाले जितने भी अवयव है वो x के होना चाहिए और बाद वाले जितने भी अवयव हैं वो y के होना चाहिए। पहले हम बी ऑप्शन से देखते हैं। पहले 1 2 3 4 5, यस है सर। 1 1 1 1 3 3 5 है सर। 1 1 3 3 5 है। R4 जल्दी से बताइए बेटा कौन सा संबंध नहीं है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, अरे बोलिए भाई। देखिए बेटा R4 ये लास्ट वाला देखें 1 2 2 7, 1 भी है, 2 कितनी बार आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। लेकिन सर आगे वाले देखा तो 1 2 2 7, सर x के अंदर 7 नहीं है। मैंने क्या बोला, आगे वाले अवयवों को जिसको आप क्या बोलते हैं डोमेन या प्रांत बोलते हैं, बाद वाले अवयव को क्या बोलते हैं आप रेंज या परास बोलते हैं। तो आगे वाले x के होना चाहिए, x समुच्चय के, और बाद वाले y समुच्चय के होना चाहिए। तो कौन सा नहीं है बेटा आपके पास, जल्दी बोलें, याद आ गई आपको। चलें थर्ड वाला, दो परिमित समुच्चय a और b इस प्रकार है कि na बराबर 2 nb बराबर 3, तो a से b पर कुल संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, जल्दी बोलिए 2na इंटू nb। याद आ रहा है आपको, कितने हो जाएंगे जल्दी बोलो, यहां पर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर जल्दी बोले 2 इंटू 3, 2 की पावर 6 हो जाएगा, और 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो गया बेटा 64 हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, संबंध R प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर निम्न प्रकार से परिभाषित है। A और B में अंतर, A और B में 3 का अंतर, तो निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है, जल्दी बताओ A और B। देखिए आपको ये तो मालूम है कि C तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्या है 1 3 2 4 3 6, इनमें तो अंतर कितने का है बेटा आपके पास, कहीं 2 का है, कहीं 4 का है, कहीं 6 का है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं सी। A और B में से जल्दी से बताइए कौन सा बोल रहे हो आप लोग, कौन सा बोलोगे बेटा, अरे B, क्यों A माइनस B होगा ना, आया समझ में, A माइनस B क्या बोल रहा है, A का B से अंतर, आया समझ में। आ गया समझ में, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप देखेंगे। संबंध R प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर निम्न प्रकार परिभाषित है, ब्रैकेट A कामा B, A और B में 3 का अंतर है, तो निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है, 1 4 पहला ऑप्शन, 2 5 3 6। A माइनस B इक्वल टू 3 देखना है बेटा आपको, तो बताए B में 4 1 3 का अंतर, 5 2 3 का अंतर, 6 3 3 का अंतर, ये चलेगा आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे बेटा B। चलें अब फिफ्थ वाला, प्राकृत संख्या के समुच्चय पर संबंध R, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर संबंध R देखिए बेटा, प्राकृत ध्यान से देखें, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर संबंध R और ये R किस प्रकार का है, इसमें ऐसे अवयव लिखना है, और वो किस
सच दैट इस प्रकार लिखना है कि A बराबर 2B, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है तो R इनवर्स बोलो। पहले तो इसको बनाइए, रिलेशन कैसा हो जाएगा बेटा, R बराबर B इक्वल टू, अगर मैं 1 लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा 2 1। अरे आ रहा है समझ में। B बराबर मैं 2 लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 2 6 3, इस तरह से आएगा। अरे आएगा कोई गड़बड़। अब R इनवर्स, R इनवर्स का मतलब बेटा आप याद रखें कि इसमें जो आपका डोमेन है, जो प्रांत है, वो काय में बदल जाएगा बेटा, सह प्रांत में। या हम अगर रिलेशन की बात करें तो प्रांत का, प्रांत की जगह क्या आ जाएगा बेटा, रेंज, अगर रिलेशन से ऐड करें। आया समझ में। मतलब ये जो A और B में, जैसे हम बोलते हैं ये A और ये B में, इसके या एक्स वाई बोल दीजिए, इसके जो अवयव है आपके पास और इसके जो अवयव हैं, तो ये वाले को हम क्या बोलेंगे, ये वाले जो अवयव हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा, प्रांत। और इसको क्या बोलते हैं, सह प्रांत। और इनके अवयवों का जो कनेक्शन है ना, जिस जिसका संबंध हो गया है, उनके संग्रह को क्या बोलते हैं हम लोग, उनके संग्रह को क्या बोलते हैं बेटा, रेंज या परास बोलते हैं। तो अब ये क्या है, ये तो रिलेशन R के लिए था। अब R इनवर्स के लिए ये वाला जो सह प्रांत होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, प्रांत। और ये वाला प्रांत क्या बन जाएगा बेटा, सह प्रांत। आ रहा है समझ में। तो अब देखें यहां पे सबसे बढ़िया R इनवर्स, इनको आपस में रिवर्स कर दीजिए। 1 2 2 4 3 6, ये इसका R इनवर्स कहलाता है। देखें अब आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे R इनवर्स कौन सा हो गया, B हो गया आपके पास। ठीक है, ऐसे ही आप 6 वाला देख लेंगे कि अगर और S अगर दो संबंध एक तुल्य है तो उनका यूनियन भी क्या होगा बेटा आपके पास, एक तुल्य होगा। आया, उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा बेटा आपके पास, एक तुल्य होगा। आया, ऐसे ही 8वां हो जाएगा बेटा आपके पास। अब 9th वाले के बारे में, 8th वाले के बारे में बात करते हैं। आया, 8th वाले के बारे में सोचिए। अब आप लोग पहले आप खुद सोचिए। ये देखें 8 वाला, माना कि R बराबर 1 3 2 2 2 और 3 2 ये दिया है आपके पास, तथा S बराबर ये कितना हो गया 2 1 3 2 और 2 3, दो समुच्चय A पर संबंध, दो समुच्चय A पर संबंध है तथा A बराबर 1 2 3 है, तो R ऑपरेशन S आया। R ऑपरेशन S बताना है बेटा। R ऑपरेशन S में पहले तो मैं बता देता हूं, जब भी हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कहां से होगा बेटा, एस में से। आया, एस में से आर ऑपरेशन एस। कंपोजिट रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब यहां से कैसे निकालेंगे आर ऑपरेशन एस, पहले मैं बताता हूं। 2 का 1 पे 2 का संबंध किससे हो गया बेटा, 1 से। अब 1 पे आ गए ना, अब ऊपर देखेंगे क्या 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है, हां हो रहा है।
एक का संबंध किससे हो रहा है बेटा? 3 से। अरे एक का संबंध, दो का संबंध 1 से और एक का संबंध 3 से, तो या आर ऑपरेशन एस में क्या हो जाएगा आपके पास बेटा? 2 का संबंध किससे हो जाएगा बेटा? 3। अरे आ रहा है समझ में? फिर से देखें, स्टार्ट कहां से करेंगे? 2 का संबंध 1 से, एक का संबंध कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, एक का 3 से, तो 2 का संबंध 3 से हो जाएगा। अब इसके बाद एक तो कहीं है ही नहीं। अब देखें, 3 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 2 से, तो 3 का संबंध किससे हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ, 3 का संबंध कैसे हो जाएगा? 2 से। अब 3 का संबंध 2 से, इसके अलावा तो कहीं है ही नहीं। अब देखो, 2 का संबंध 3 से और 3 का संबंध कहां से बेटा? 2 से, तो क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, 2 का संबंध कैसे हो जाएगा बेटा? 2 से। अरे आ रहा है समझ में? कोई गड़बड़ किसी को? तो बताइए कौन सा आंसर लिख रहे हो आप? आ रहा है समझ में? चलें, ऐसे कैसे ही, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, सी ऑप्शन लिख देंगे आप लोग। अब 9 वाला, माना कि एल एक समतल पे सभी सरल रेखाओं के समुच्चय को दर्शाता है। माना कि एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि ए या अल्फा रिलेटेड टू बीटा, जबकि ये क्या है बेटा आपके पास? अल्फा लंब है बीटा के ऊपर, जबकि अल्फा बीटा दोनों बिलोंग करते हैं समतल एल के ऊपर। तो यह आपको बताना है क्या स्वतुल्य है, क्या सममित है, क्या संक्रामक है? जल्दी बताइए। लंब के लिए क्या कंडीशन बेटा? अगर मैं कहता हूं क्या अल्फा खुद के ऊपर लंब है? नहीं है, तो स्वतुल्य कंडीशन मतलब जो यहां पर है वही यहां पर लगाने का है। स्वतुल्य को मैंने बताया ए आर ए, जो यहां पर है वही यहां पर लगाना है। तो आप बोलेंगे अल्फा लंब नहीं हो सकता सर। अल्फा कोई भी चीज अपने आप के ऊपर लंब नहीं है। तो आपने क्या बोल दिया कि सर ये क्या है बेटा? ये स्वतुल्य तो नहीं है। सममित? यस। अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो, वही रिलेशन बी का अगर ए के साथ होता है तो उसे सममित कहते हैं। हाँ सर, अल्फा, ये क्या रिलेशन है? अल्फा रिलेटेड टू बीटा। क्या है बेटा? ये क्या कंडीशन पे? अल्फा लंब है बीटा के ऊपर, तो डेफिनेटली बीटा भी क्या होगा? बीटा का भी वही रिलेशन अल्फा के साथ होगा, मतलब बीटा भी लंब होगा किसके ऊपर बेटा? अल्फा के ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? सममित है। अब कोई बोलता है संक्रामक है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है। और एक बात और मैं बता देता हूं बेटा, जब भी कोई शर्त या कोई रूल तब बनता है जब वो हर हालत में वो कभी भी मतलब हर हालत में वो पास हो। जैसे हम थोड़ी सी देर के लिए हम एक एटीएम मशीन का लेते हैं। एटीएम मशीन 100 बार सही पैसे आप जब जितना भी अमाउंट भरते हैं उतना ही निकालती है, लेकिन अगर एक भी बार फेल हो, एक भी बार उसने कम या ज्यादा दे दिया तो उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो रूल तब बनता है जो हमेशा पास हो। किसी भी कंडीशन में अगर वो फेल हो जाता है तो उसे रूल नहीं कहते हैं। यानी कोई भी कंडीशन जब भी आप रिफ्लेक्सिव या हम कहते हैं स्वतुल्य, सममित, संक्रामक या किसी भी संबंध के बारे में डिस्कस करें तो अगर वो एक भी जगह फेल है तो वो फेल माना जाएगा, चाहे वो 100 जगह पास हो। आया? एक भी जगह फेल नहीं होता है, रूल है, नहीं तो वो रूल पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब ऐसे कैसे आप क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखिए। अब आप लोग 10 के बारे में देखिए। माना कि R समुच्चय n क्रॉस n पर एक संबंध है। n क्रॉस n का मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या से के ऊपर एक संबंध है, और वो संबंध क्या है बेटा? 1, B
का रिलेशन है C कामा D से, और ये रिलेशन कैसा है बेटा, A प्लस D इक्वल टू B प्लस C, ये रिलेशन है। देखें क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में यहां का डाटा कहां लिखना है, पहले इस जो कंडीशन दिया है इसको समझ लीजिए। मतलब ये क्या बोल रहा है, इन दोनों का एड इन दोनों के बराबर होता है। आया, ये परिभाषा से दिया है उसके, तो इस परिभाषा के ही हम अकॉर्डिंग बात करेंगे या सोचेंगे। तो हमने क्या, स्वतुल्य में क्या हो गया, जो यहां होगा वही यहां लगाएंगे, ए बी रिलेटेड टू ए बी। देखिए इस रूल से लगाइए, ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए। हां सर पास है, या बात सही है। आप इतना तो प्रैक्टिकली हम सोच सकते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर को अगर आगे पीछे कर दें 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3, वो तो बात एक ही बराबर ही आएंगे। आया, ये पास हो गया आपके पास। अब आप सोचेंगे सममित के बारे में। सममित के बारे में मतलब ये कंडीशन दिया है बेटा, ए कामा बी का रिलेशन सी कामा डी से इस प्रकार है, तो आपको बताना है क्या क्या ये रिलेशन, अगर मैं इसको यहां लिख देता हूं सी कामा डी आर ए कामा बी, क्या ये भी इसी परिभाषा के हिसाब से बात सही हो रही है क्या? तो यहां से देखें अब आप लोग, सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए। हां सर पास हो रही है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बी प्लस सी लिख सकते हैं, डी प्लस ए को ए प्लस डी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं क्योंकि बराबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी हो गया सर। इसका मतलब कि बेटा ये सममित भी है। अब आप इसी तरह से एक और कंडीशन है आपके पास संक्रमक की कंडीशंस बताइए आप। अब देखें बेटा, अब आप लोग इसके आगे बढ़ता हूं तो आपने क्या प्रूफ कर दिया बेटा, एक तो कंडीशन आपने स्वतुल्य प्रूफ हो गई, सममित प्रूफ हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको संक्रमक में क्या बोलते हैं, पहले ये दो का है, आपको क्या कंडीशन मेन कंडीशन मालूम होना चाहिए। संक्रमक में क्या बोला था, ए का जो संबंध बी के साथ हो, बी का वही संबंध सी के साथ हो, और ऐसा करने पर ए का भी वही संबंध सी के साथ हो जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, संक्रमक या ट्रांजिटिव रिलेशन। आया समझ में? अब देखें यहां से, पहले हमने कहा ए बी का संबंध सी डी से, और ये रिश्ता क्या हो गया बेटा, ए डी प्लस सी डी। अब अगली कंडीशन में क्या बोलेंगे, सी डी का एक कंडीशन तो मैं इसको फाइनल कर लूं, सी डी का रिलेशन वही रिलेशन ई एफ के साथ आ गया, ई एफ के साथ। तो कैसा रिलेशन आएगा बेटा, डेफिनेशन के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से, सी प्लस एफ बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, बी प्लस ई। अब आपको क्या बताना है कि वही रिलेशन आपको किसका बताना है बेटा, ए बी का वही रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ई एफ के साथ होना चाहिए, ई एफ के साथ होना चाहिए। मतलब क्या प्रूफ करके बताना है बेटा, जल्दी बोलो, कि एफ का वही रिलेशन अगर बी ई के साथ हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, संक्रमक है। और संक्रमक अगर हो जाता है तो क्या बोलेंगे, पहले हमने सबसे पहले स्वतुल्य प्रूफ कर दिया, सममित प्रूफ कर दिया, और अगर ये संक्रमक हो जाता है तो हम ये तीनों कंडीशन स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, अगर कोई भी संबंध इन तीनों कंडीशन को संतुष्ट करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक तुल्य है। इसको कर लेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं कराऊं क्या? ठीक है, तो फिर कर लीजिएगा। अब ऐसे कैसे आप लोग 11 कर लेंगे। अब देखें 12,